हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उफ, मैंने कोई किसी के साथ जोक नहीं किया था भाई, मज़े नहीं ले रही थी। मुझे सच में काम था, मैं काम से गई थी और अब मैं वापस लौट आई हूँ, तो आप लोगों के लिए स्टोरी लेके हाजिर हूँ। जैसा कि वोटिंग हुई है, वोटिंग के हिसाब से सबको अनिरुद्ध वाली स्टोरी चाहिए थी, तो अनिरुद्ध की स्टोरी लेके मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। दिल थाम के बैठिएगा, सबको अनिरुद्ध की स्टोरी का बहुत इंतजार था। चलिए, सबके इंतजार पे विराम लगाते हैं और कहानी को कुछ इस तरह आगे बढ़ाते हैं। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सब अनिका के साथ एक प्रैंक करते हैं जिसकी वजह से अनिका काफ़ी शर्मिंदा हो जाती है। उसको काफ़ी बुरा फील हो रहा होता है कि उसके साथ क्या हो गया। उसकी आंखें एकदम नीचे हो जाती हैं। वहाँ सब लोग खड़े रहते हैं और सब लोग कहते हैं कि ओहो, इतनी जल्दी, क्या बात है। हाय हाय हाय। तो शिखा जो है वो साइड में खड़ी हो जाती है और अंजलि और रेहाना सामने आते हैं और कहती हैं, अरे हाय, ये शोखियाँ, ये हया, हाय हाय, कहीं जान ले ना जाए। तो अनिका कहती है, अंजलि तुम भी? तो अंजलि कहती है, मैं नहीं थी, देखो मैंने सीरियसली मना किया था, लेकिन इन्होंने मुझे अपनी कसम दे दी थी, शिखा जी ने, तो मैं क्या करूं। तो शिखा उसकी तरफ ऐसे देखती और कहती, व्हाट? एक सेकंड, क्या बोला तुमने? फिर से बोलना। नहीं, क्या बोला अंजलि, तुमने फिर से बोलना। तो अंजलि कहती है, क्यों, इज्जत रास नहीं आती है क्या? हाँ? तो शिखा बोलती है कि इज्जत कहाँ से रास आएगी? हाँ? तो कहती है, क्यों? तो कहती है, हमने तो अपनी इज्जत ही आपको दे रखी है, तो अब हमें आपके मुंह से इज्जत रास आएगी? नहीं आएगी ना। तो अनिका कहती है कि हाँ, कुत्ते को भी और शिखा को हजम नहीं होता। तो शिखा बोलती है, व्हाट? मतलब अभी आपको समझ नहीं आया क्या आपके साथ क्या हुआ है? ओहो, बहुत जल्दी होगी ना, बहुत बेचैनी होगी ना आपके अंदर। रिहाना और सीरत में आपको फर्क समझ नहीं आया? ओए होए ओए होए, शिट मैन। मतलब इतनी बेताबी, इतनी बेचैनी, इतनी तलबगार हो, आ? इतनी ज्यादा तलब है। आपकी इल्तिजाएं क्या क्या हैं, जरा हमें भी बताएं। हाँ? तो अनिका कहती है, बहुत हो रहा है शिखा। और रिहाना, तुमने मेरे साथ? तो रिहाना कहती है, क्यों, आपको ही आता है सिर्फ मजाक करना, हमको नहीं आता है क्या? हमें भी आता है, हमने भी आपके साथ मजाक किया है। आपको याद है आपने जिशान को लेके मेरा कैसे पोपट बनाया था? याद है या भूल गई हैं आप सब कुछ? तो अनिका कहती, अच्छा, तो ये तब का बदला अब मुझसे लिया जा रहा है? हाँ ठीक है, भूलना मत, जब मेरे हाथ में आएगा तब क्या क्या हो जाएगा। तो वो कहती है, रियाना, क्या क्या मतलब, क्या है आपका, क्या कहना क्या चाहती हैं आप? हाँ? तो कहती है, वो तो वक्त बताएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और क्या नहीं कहना चाहती हूँ। तो रियाना कहती है कि हाँ, अभी तो पासा हमारे हाथ में है, देखेंगे जब जो होना होगा वो भी देखेंगे, अभी से क्या डरना, जब जो होगा देख लेंगे। ठीक है। तो अनिका कहती, बेटा तुमसे तो मैं ऐसे बदला लूंगी ना, तुम जिंदगी भर याद रखोगी। और अंजलि की तरफ देखती हैं, कहती हैं, तुम भी याद रखना तुम्हारे साथ मैं क्या क्या करूंगी। तो वो कहती है कि यार मैंने सच में नहीं किया, मेरे को कसम दी थी, मैं क्या करती बताओ, मैं कसम तो नहीं तोड़ सकती थी ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज, मैं कसम नहीं तोड़ सकती थी। तो कहती, अच्छा बस ये ना, ये मक्खन पॉलिश मेरे से नहीं, चलो निकलो, रूम से निकलो। तो शिखा कहती, हाँ भाई
बहुत जल्दी होगी ना। तो अनिका ऐसे सीरत की तरफ देखती है और कहती है, और आप कहाँ थे? हाँ, कहाँ थे आप जो आपने रोका नहीं इन लोगों को? तो सीरत कुछ नहीं बोलती, वो ऐसे सर नीचे करके खड़ी रहती है। तो अंजलि कहती है कि इनको तो रूम में बंद, वॉशरूम में बांध के बैठा दिया गया था मुंह बंद करके। तो अनिका ऐसे देखती है शिखा की तरफ, कहती है तुम्हारी हरकत होगी ना, तुमने किया होगा ना, ये गलत बात है तुम्हारी, इतना क्यों परेशान? तो कहती है अरे भाभी हक है मेरा, इतना तो मैं परेशान कर सकती हूँ ना आपको। और आज के दिन अगर दोस्तों को परेशान ना किया तो फिर क्या किया? हाँ, तो सीरत तो वो चुपचाप खड़ी रहती है, वो कुछ सोच रही होती है उस टाइम पे। उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, दूसरी दुनिया में होती है वो। अनिका को देख के कुछ और ही सोच रही होती है, और इधर अनिका के सब लोग खिंचाई कर रहे होते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि सीरत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता तो शिखा समझ जाती है कि अब इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए, बहुत देर हो गई। वो क्योंकि सीरत के फेस की तरफ जब देखती है तो सीरत का फेस काफी सीरियस लग रहा होता है। तो फिर वो वहाँ से सबको बोलती है, रिहाना को और अंजलि को, कि अब हमें चलना चाहिए, ठीक है? तो कहती है क्यों? तो कहती है अरे अब चलना चाहिए, ठीक, अब इन दोनों को टाइम दो। तो कहता है नहीं अभी कहाँ, अभी तो बहुत, अभी नहीं प्लीज। तो अभी तो मज़ा स्टार्ट हुआ है ना, अभी तो थोड़े और मज़े लेने दो ना अनिका से। तो रिहाना भी कहती है प्लीज़ ना, प्लीज़ शिखाना, प्लीज़ 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 इनसे लेने दो ना, थोड़े से मज़े और लेने दो ना, अभी तो है, इतनी जल्दी तो नहीं, कुछ भी हो जाए। तो अनिका कहती है अच्छा तुम लोगों का हो गया ना, चलो अब निकलो, चलो फटाफट निकलो। यार हद कर दी है, शादी मेरी परसों की हुई है। तो शिखा बोलती है परसों की या कल की? कहती हाँ वही, ऐसा लग रहा है बरसों बीत गए हो। चलो निकलो दोनों के दोनों, तीनों निकलो, दोनों क्यों, तीनों निकलो। तो शिखा ऐसे आंख मारती है और कहती है क्या दोनों चाहिए क्या? मैं भी और सीरत भी, आए हाय आए हाय, इतनी उमंग इतने अरमान है आपके दिल में। तो अनिका कहती है शिखा बहुत मारूंगी, मैं सच बता रही हूँ बहुत मारूंगी, लग रहा है अभी तुम रिचुअल में पिटे नहीं हो सही से। तो शिखा कहती है नहीं 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 नहीं, मुझे मार नहीं खानी, बिल्कुल नहीं खानी, चलो 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 सब लोग। तो रिहाना कहती है मैं तो नहीं जाने वाली, बिल्कुल नहीं जाने वाली। और वो जाके वहाँ बेड पे बैठ जाती है चुपचाप और कहती है मैं हरगिज नहीं जाने वाली, कुछ भी हो जाए भाई मैं यहाँ से हटूंगी भी नहीं। तो अनिका कहती है क्यों? और अनिका ऐसे सीरत की तरफ देखती है कि सीरत बिल्कुल खामोश खड़ी होकर सिर्फ अनिका को देख रही होती है, सिर्फ अनिका को, कुछ नहीं बोल रही होती। और अनिका भी समझ रही होती है कि सीरत के दिल में कुछ चल रहा है, ज़रूर चल रहा है। तो सीरत को थोड़ा सा हिलाती है और कहती है देखिए ना रिहाना जा नहीं रही। तो सीरत एकदम से होश में आती है और कहती है क्या हुआ? तो सब लोग ऐसे सीरत की तरफ देखते हैं, कहते तुम यहाँ नहीं थी, कहाँ थी तुम? तो अंजलि ऐसे सामने आती है और कहते हैं कि ओफो उनकी वाइफ सामने खड़ी है, अपनी वाइफ को देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं? उनकी खूबसूरती में कुछ इस कदर खो गए हैं कि दुनिया की हर शय इनके लिए बदसूरत हो गई है इस समय। तो सीरत हंसने लगती है, कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो अनिका कहती है अच्छा ठीक है, पहले देखो रिहाना यहाँ से जा नहीं रही है। तो रिहाना कहती है भाभी मुझे लग रहा है ना
सीरत अभी से ज्यादा आपके अंदर बेचैनी है। हाँ, तो वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती है हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो शिखा कहती है अच्छा आप ठीक है, नए नए कपल्स हैं ना, छोड़ देते हैं, ठीक है चलो निकलो, रूम से बाहर निकलो चलो। तो रियाना कहती है बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती क्यों, अब क्या चाहिए? सीरत कहती क्या चाहिए तुझे बता। तो कहती है कि देखो मैं आपकी बहन हूँ, ठीक, तो अगर अभी आप रूम में आ रहे होते तो मैं दरवाजे पे खड़ी होती, मुझे तो नेक चाहिए, मैं इस बेड से तभी उठूंगी। तो सीरत कहती अभी दिया था ना नीचे नेक सबके साथ। तो कहती वो तो सबके साथ दिया था ना, मैं आपकी बहन हूँ ना, या और कोई है आपकी बहन? नहीं अनिका भाभी आपकी बहन। तो सीरत कहती मारूंगी बहुत अभी। तो कहती तो फिर लाओ, अब मैं आपकी बहन हूँ, मुझे मेरा नेक चाहिए, तभी मैं इस रूम से उठ के जाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं जाने वाली। तो अब अनिका कहती है सीरत को दो यार निकालो, ऐसे इशारे में बोलती है। तो सीरत जो है वार्डरोब खोलती है अपना और उसमें से पैसे निकालती है और रिहाना को देती है, कहती है लो जाओ अब, और कुछ? तो रिहाना ऐसे नोट बैठ के गिनने लगती है, कहती है बस 5,000, मैं नहीं जा रही, भाभी की कीमत 5,000 रुपए बस है, मतलब भाभी आपकी कीमत सिर्फ 5,000 रुपए है? हाय हाय। तो सब उसकी तरफ ऐसे देख रहे होते हैं। तो शिखा हंसने लगती, कहती हाय 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 रिहाना क्या कह दिया यार, अनिका भाभी की कीमत लगा दी तूने। हाँ, तो सीरत कहती है बहुत बदतमीज हो गए हो तुम दोनों, क्या बोलते हो समझ में नहीं आता तुम दोनों के ना, कुछ भी बोले जा रहे हो। तो वो कहती है देखो अप्पी, आपका पैसा ना भाभी को लाने में बहुत कम खर्चा हुआ है, ठीक है, सारा रियान भाई का खर्चा हुआ है, तो आप तो सस्ता सॉरी गाइस, तो आप तो सस्ते में ही ले आए ना, तो भाभी देख लो। और आपको दिया क्या इन्होंने बताओ? आपकी तो रिंग भी उतरवा ली थी शायद, आपने उतार के दी थी ना, वो रिंग भी नहीं है इनके पास, दे दी इन्होंने किसी को। अब भाई रिहाना बस क्या काम करती है कि एक जैसे राख का ढेर है और उसमें हल्की सी चिंगारी उसे दिखती है और वो उसमें फूंक मार देती है। अब वो चिंगारी ज्वालामुखी का रूप कैसे लेगी अब ये देखिए आप लोग। अनिका का दिमाग फिरता और कहती हाँ मैंने तुम्हें मेरी रिंग उतार के दी थी एंगेजमेंट वाली, कहाँ है बताओ मुझे अब। तो सीरत कहती अरे तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग बेबी मैंने रखी है, संभाल के रखी है, बिल्कुल संभाल के रखी है। तो कहती हाँ तो संभाल के रखी है तो इसी रूम में होगी ना, इसके अलावा कहाँ रखोगी, चलो दो निकाल के। अब तो सीरत फंस जाती है क्योंकि सीरत को खुद ही याद नहीं होता कि उसने रिंग कहाँ रख दी थी। उस टेंशन में बहुत बुरी तरह फंसती है वो। अनिका अब सबको रूम में निकालने की जगह रूम से वो सीरत के पीछे पड़ जाती है कि लाओ दो भाई, मेरी रिंग कहाँ है भाई, रिंग दो सीरत जी, मेरी रिंग दीजिए, मैंने आपको दी थी और वो रिंग मेरी है। मुझे अब वो फिर से सारे मोमेंट्स याद आ रहे हैं जो जो आपने मेरे साथ किया था, मेरा अब गुस्सा हाई हो रहा है। तो सीरत की तो बैंड बजने लगती है, अनिका पीछे पड़ के रह जाती है। सीरत अनिका को मनाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन अनिका बार बार पीछे हो रही होती है, कहती है हरगिज नहीं, अब तो आप मेरे पास तभी आओगे जब मेरी रिंग मेरे को मिलेगी। तो उसको कुछ याद ही नहीं आ रहा होता कि रिंग कहाँ रखी है। तभी शिखा अपनी दोस्ती अदा करती है और रिंग पीछे से सीरत के हाथ में दे देती है, बहुत प्यार से, बहुत ज्यादा प्यार से। तो और सीरत ऐसे पीछे मुड़ के अपने हाथ में देखती है कि उसके हाथ में रिंग होती है। तो वो शिखा की तरफ देखती है और उसे इशारों से थैंक यू बोलती है, क्योंकि शिखा
जब वो रिंग देती है अनिका सीरत को निकाल के, तो उस समय शायद वो रिंग सीरत के हाथ से गिर जाती है या कुछ हो जाता है, मुझे भी रिकॉल नहीं हो रहा है। तो वो रिंग शिखा को मिल जाती है और शिखा उसे उठा के सेफ्टली रख लेती है अपने पास। तो फिर अनिका वहाँ एज यूजुअल अपने घुटनों पे आती है और रिंग उसके हाथ में पहनाती है। अनिका बहुत खुश हो जाती है ये देख के, और फिर वो रियाना की तरफ बढ़ती है, कहती है हो गया अब चलो, अब निकलो, फटाफट निकलो, बहुत देर हो गई, अब नहीं सुनूंगी मैं किसी की, निकलो निकलो। तो कहती इतनी तलब, हाँ कहती हाँ है तलब, बिल्कुल है तलब भाई, है प्यार किया है, शादी की है, फर्स्ट नाइट की तलब भी है, अब बहुत हो गई शर्म, अब चलो फटाफट निकलो। तो कहती यार 5,000 रुपए बस। तो अनिका अपना पर्स खोलती है और उसमें से 10,000 की गड्डी निकालती है और रिहाना को देती है और कहती है ये लो और अब चलो। तो रिहाना कहती 1 मिनट गिनने तो दो मुझे, तुमने भी कम दिए होंगे। तो कहती ऐसा है 10 ये है 5 ये है 15,000 हो गए, अब निकलो, बाकी के पैसे बाद में दूंगी, चलो मैं तुम्हें अलग से पैसे दे दूंगी, अभी रूम से निकलो, तुम बहुत देर हो गई यार। तो सब लोग हंसने लगते हैं, कहते हे भगवान इतनी बेचैनी, सीरत तो कुछ कह नहीं रही। तो अनिका कहती यही तो मैं देख रही हूँ कि आज ये कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं। तो शिखा बोलती मुझे लगता है टेंडर आज आपने भर दिया है ना। तो अनिका कहती हाँ मैंने भरा है मैंने टेंडर भरा है, बिल्कुल भरा है मैंने टेंडर, आई एक्सेप्टेड, आज मैं सब एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन आप लोग रूम से बाहर निकलिए, बहुत देर हो चुकी अब। तो वो लोग फिर भी नहीं निकल रहे होते। तो सीरत इधर, अनिका इधर उधर देखती है और कुछ नहीं मिलता, वो अपनी सैंडल निकालती है पैरों में से, कहती है हाँ अब बताओ कौन नहीं निकल रहा है इस रूम से। तो भाई साहब रिहाना और अंजलि तो फटाफट रूम से निकलते हैं और शिखा आके बैठ जाती है, कहती है मैं तो नहीं निकल रही, आप चाहे सैंडल मारो, चाहे जूते मारो, चाहे गालियां दो, चाहे जो करो। तो अनिका कहती क्यों भाई क्यों। तो कहती है भाभी देवर हूँ, थोड़ा तो हक है ना हमारा आपके साथ बैठ के गुफ्तगू करने का। तो अनिका कहती हे भगवान क्या करूं मैं, क्या करूं इस लड़की का। और वो ऐसे आती है और उसका कॉलर पकड़ती है शर्ट का, शिखा का, और उसे रूम से सीधे बाहर धक्का देती है और रूम क्लोज कर देती है। जैसे ही क्लोज करके वो पीछे मुड़ती है और उसको सीरत को हक करती है, तभी पीछे से वॉच में से आवाज आती है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। भाई साहब ये दोनों एकदम अलग होते हैं और उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं शिट यार ये लोग भी ना, और वो लोग जाके उसे बंद करते हैं सीधे। तभी उसका फोन बजने लगता है अनिका का। तो देखती है कि अंजलि का फोन होता है, तो उठाती कहती क्या है। तो वहां से तीनों बोलते हैं कैसा लगा ट्विंकल ट्विंकल। तो कहती तुम लोगों को सुबह बताती हूँ मैं, रुको तुम लोग। तो वो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, हैव अ ग्रेट नाइट, गुड नाइट, और आपके जीवन का आने वाली सुबह बहुत प्यारी हो और ये रात सबसे सुहानी हो। तो अनिका कहती है थैंक यू, और ये कह के फिर फोन फाइनली वो रख देते हैं। जैसे ही फोन से वो हटती है तो सीरत से कहती है मैं वॉशरूम से आती हूँ फ्रेश होके। तो वो कहती है कि ठीक है जाओ अब। और इनके रूम में एक मिनी रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज छोटा सा। तो सीरत उस फ्रिज की तरफ देखती है और उसमें से कुछ ढूंढने लगती है कि कुछ मिल जाए, और तभी देखती है कि वॉशरूम का डोर भी ओपन हो रहा होता है, उसे ऐसा लगता है। तो उसमें से पानी निकालती है। तो वो कहती है कि अनिका पानी पीना है। और ये पूछ के वो पानी अपने मुंह में डालती है और फ्रिज के ठंडा 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 पानी ऐसा लगता है जैसे सीरत के अंदर की ठंड और बढ़ा दी हो। तो फिर से अनिका से पूछती है कि तुम पानी पियोगी या जूस बताओ।
तो जो उसका कैन निकालते हुए ऐसे पूछती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती, कोई भी जवाब नहीं देती। तो वो फिर से पूछती है कि अनिका तुम्हें इतना ही पूछ पाती है कि कैसे पीछे पलट के देखती है कि अनिका बिल्कुल उसके पीछे खड़ी होती है और अपनी जो एल्बो होती है वो फ्रिज के मतलब एक फ्रिज के ऊपर विंडो होती है और उस पर रखे हुए होती है और सीरत की तरफ देख रही होती है और अपनी छोटी उंगली से अपने होठों के किनारों को छू रही होती है और बड़ी ही शरारत से मुस्कुरा रही होती है। उसके जो लबों पे तबस्सुम होती है, जो मुस्कुराहट होती है, बहुत ही शरारती होती है उस टाइम पे, बहुत ही शरारती। तो सीरत उसको थोड़ा सा इग्नोर करती है और कहती है, अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ। वो कोशिश करती है कि वो अपनी बात को कंटिन्यू रखे सीरत, लेकिन तभी अनिका उसकी बात बीच में काटती है और बोलती है कि मुझे तुम चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। और ऐसा कहते हुए वो सीरत के पीछे फ्रिज का जो डोर होता है उसे बंद कर देती है जोर से। और सीरत की जो नज़र होती है वो एक पल के लिए अनिका की तरफ से हटती है, तभी अनिका की मुस्कान, उसकी स्माइल और डीप होती जाती है, और ज़्यादा डीप होती जाती है। और अनिका आगे कुछ नहीं कहती, बस थोड़ा सा और उसके करीब आती है और अपनी बाहें फैला देती है। उस एक सेकंड में ऐसा लगता है जैसे सीरत के बॉडी की जो हीट है, उसकी बॉडी की जो गर्मी है, उसके जिस्म की जो गर्मी है वो कई गुना बढ़ गई हो। उसको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उसकी नसों का खून जो है वो उबल रहा हो और मांसपेशियाँ जो बॉडी की जो मसल्स होती है वो फटने की कगार पे हों। सीरत के हाथ ठंडे होते हैं क्योंकि उसके हाथ में जो उसके कैन होते हैं। तो और वो अनिका की फैली हुई पाँव को देख रही होती है। वो कैन वैन सब वहीं फ्रिज के ऊपर रखती है और रखते हुए भी सीरत की नज़रें सिर्फ और सिर्फ अनिका पे टिकी हुई होती हैं। वो सीरत जो है अनिका से सिर्फ एक कदम की दूरी पे होती है, या यूं कह लो सिर्फ एक लम्हे की दूरी पे होती है। ऐसा इन दोनों के बीच पहली बार तो खैर नहीं हो रहा था, इससे पहले भी ये लोग कई बार करीब आ चुके थे, लेकिन आज की रात बहुत स्पेशल थी, बहुत खास। और आई थिंक ये रात हर किसी की लाइफ में खास ही होती है और बहुत टाइम बाद भी हो रहा था। और अनिका जब देखती है कि सीरत सिर्फ उसे देखे जा रही है, तो जैसे एक हवा का झोंका होता है ना, बिल्कुल एकदम सर से आता है और आपके जिस्म को छूता हुआ निकल जाता है, एक सुखद एहसास करा के। कुछ इस तरह अनिका बिल्कुल एक हवा के झोंके की तरह आती है और सीरत को अपनी बाहों में भर लेती है। बहुत टाइटली उसे अपनी बाहों में कैद कर लेती है। उस समय सीरत फील करती है जैसे उसने ज़िंदगी की हर खुशी को पा लिया हो, और साथ में ही जो अनिका के दिल के जज्बात होते हैं सीरत के लिए, वो उसे भी फील कर पा रही होती है। उसने सीरत को जोर से जकड़ लिया होता है और जो उसका फेस होता है वो उसके शोल्डर पे रख देती है। अनिका मतलब अपना फेस ऐसे सीरत के शोल्डर पे रख देती है
अनिका के बॉडी की जो गर्मी होती है, उसके जिस्म की जो गर्माहट होती है, वो सीरत के जिस्म की सारी ठंडेपन को बिल्कुल मिटा देती है, बिल्कुल मिटा देती है। और सीरत के जद्दोजहद में जो अनिका को खोने का डर चल रहा होता है, जो इस बारे में सोच रही होती है कि आज अगर रेहान साथ ना देता तो आज अनिका कहाँ किसके साथ होती। ये सारी बातें, ये सारी तकलीफ अनिका के एक हग ने सब कुछ मिटा दिया होता है, सब कुछ। और सीरत बिल्कुल पूरी तरह, बिल्कुल काम, बिल्कुल सुकून के साथ खड़ी होती है। बहुत टाइम बाद ये रात इन दोनों के नसीब में आती है और सीरत उस समय अनिका की बाहों में होती है। वो लम्हा ऐसे था जैसे मरने वाले को जिंदगी मिल गई हो। वो सीरत के लिए कुछ ऐसा ही पल होता है कि जैसे मौत उसके सामने थी और जिंदगी ने आके उसका हाथ पकड़ लिया हो। जैसे कई अरसे बाद एक लंबा वक्त बीतने के बाद, कई बरसों बाद बहुत सूखा पड़ा हो, अकाल पड़ा हो और बारिश की बूंदें बरस रही हो। जैसे हजारों अंधेरी रातों के बाद पहली बार सूरज उगा हो। आज की रात सीरत के लिए कुछ ऐसी होती है जैसे 100 दिन, क्या हजारों वर्ष के उपवास, हजारों वर्ष के मतलब हजारों साल, हजारों क्या कहा जाए, मतलब सदियां, कई सदियों का उपवास, मतलब व्रत रखने के बाद सीरत ने पहला रोटी का निवाला खाया हो। पहला रोटी का निवाला उसने लिया हो। ऐसा लग रहा होता है जैसे नदी अपनी जगह को छोड़ के और बिल्कुल सरलता से समुंदर में जाके मिल रही हो। खुद को पूरी तरह समर्पित कर चुकी होती है अनिका सीरत को और सीरत अनिका को। और सीरत उस समय बिल्कुल सेटिस्फेक्शन फील कर रही होती है। ऐसा लग रहा होता है जिंदगी की हर खुशी उनकी बाहों में है। जब सीरत अपना फेस अनिका के शोल्डर पे टिकाती है तो उसके चीक्स पे, उसके रुखसार पे आंसू बहने लगते हैं और वो ये महसूस करती है, अनिका ये महसूस करती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है, बल्कि क्या करती है कि वो उसे और ज़्यादा टाइटली हग कर लेती है, और ज़्यादा टाइटली, और कान में धीरे से बोलती है कि तुम जान हो मेरी, और तुमने मेरे लिए जो किया है ना, जो दर्द सहा है, उस हिसाब से तुम्हें आज की रात खुशी पाने का पूरा पूरा हक है, पूरा पूरा हक है। आज क्या पूरी जिंदगी ये खुशी पाने का तुम्हें पूरा पूरा हक है। सीरत अपना सर उसके कंधे पे, उसके शोल्डर पे ऐसे ही रहने देती है और वो भी उसे जोर से हक कर लेती है, बहुत जोर से। थोड़ी देर बाद जब सीरत अपनी आंखें खोलती है, अपना चेहरा थोड़ा सा पीछे करती है, तो अनिका भी अपना फेस थोड़ा सा पीछे करती है और सीरत की आंखों में देखती है। सीरत की आंखों से बहने वाले आंसू अनिका को एक खोने के डर को साफ साफ बयां कर रहे होते हैं कि उसको कितना डर था कि वो अनिका को खो देगी।
अनिका उसका फेस हल्का सा अपनी तरफ झुकाती है और उसकी आंखों से बह रहे आंसुओं को अपने लबों से पी के साफ कर देती है। सीरत मुस्कुराती है और जोर से उसे हक करती है, फिर से बहुत जोर से। इतनी देर में उन्हें एहसास ही नहीं होता कि कितनी देर से वो वहाँ पे खड़े हुए होते हैं, एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे को हक करके। उस पूरे वक्त में, पूरे लम्हे में सीरत के मन में जो डर होता है, वो अनिका की बाहों की खुशी और गर्माहट की नरमी में भीगता रहता है। और इस तरह भीग भीग के उसका डर उसके दिल से बिल्कुल निकल जाता है। कभी कभी जब जिंदगी हर तरफ से हताश हो जाती है, जैसे सीरत हताश हो गई थी, जैसे उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, तो पता नहीं आता ना कि खुशी किधर से अपना रास्ता ढूंढ के और हमारी जिंदगी में आ जाएगी। ये एक ऐसा ही पल होता है, ऐसा ही लम्हा होता है जो सीरत को उसके दिल के कोने में ये एहसास दिला रहा होता है कि जो है वो बहुत सही हुआ, जो हुआ वो बहुत सही हुआ। और वो इस बात को लेके बिल्कुल फॉर श्योर हो जाती है, बिल्कुल पक्की हो जाती है कि कुछ भी हो जाए, अनिका और मेरा रिश्ता कभी नहीं टूट सकता, कभी भी नहीं। और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती है। दोनों एक दूसरे को ऐसे ही हक किए हुए, एक दूसरे के नेक पे किस करते हुए, फोरहेड पे किस करते हुए, गालों पे किस करते हुए धीरे धीरे सोफे की तरफ पहुंचते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे दोनों हवा में झूल रहे हों। अनिका मुस्कुरा रही होती है और सीरत को इस तरह अपनी बाहों में देख के उसे भी बहुत सुकून फील हो रहा होता है, मानो कहते हैं ना कि क्या ही बताऊँ, आज तो मुझे भी वर्ड नहीं मिल रही कि लगता है जैसे पतझड़ में सावन का एहसास होना, कुछ इस तरह से अनिका फील कर रही होती है। एक अलग ही उमंग, एक अलग ही अरमान उसके भी दिल में होते हैं। जो खुशी सीरत को पाने की होती है वो उसके छुअन से, उसके टच से सीरत फील कर रही होती है। सीरत ये अच्छे से समझ रही होती है कि अनिका को बहुत अच्छे से पता है कि इस लम्हे को उसे कैसे जीना है। और तब तक सीरत सोफे पे बैठ चुकी होती है और अनिका अपनी फिंगर सीरत के नोज पे रखती है और वहाँ से फिर आते हुए सीरत के चेहरे की जो सॉफ्टनेस होती है उसमें हल्के से अपने नेल्स स्क्रैच करती है। और वो सीरत की गोद में बैठने की एक जो विश होती है वो उसे इशारों में जाहिर करती है, तो सीरत भी उसे हामी का इशारा देती है। तभी अनिका कहती है कि तुमने कभी बटरफ्लाई किस की है? हाँ, तो सीरत कहती है बटरफ्लाई किस, सीरियसली? और वो जोर से हंसने लगती है। तो अनिका लेकिन उसके हंसने पे इस बार गुस्सा नहीं होती, बल्कि वो और स्वीटनेस के साथ बोलती है कि हाँ बटरफ्लाई किस। तो सीरत बोलती है नहीं, तो अनिका बोलती है अच्छा चलो ठीक है।
आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ बटरफ्लाई किस। और सैंडल तो अपने पैरों से पहले ही निकाल चुकी होती है। तो वो सीरत कहते अच्छा 1 मिनट रुको तो सही, लेकिन अनिका उसकी एक नहीं सुनती और उसके होठों पे अपनी उंगली रख के उनको बंद कर देती और सीरत को पीछे की तरफ धक्का देते हुए उसके ऊपर आ जाती है। सीरत अभी भी बोलने की कोशिश कर रही होती है कि अनिका की पूरी बॉडी सीरत के फेस के ऊपर आ जाती है। अनिका के जिस्म की वो नक्काशी देख के, जिसको जिस तरह खुदा ने तराशा होता है वो देख के, जो लफ्ज उसके होठों पे आने वाले होते हैं सीरत के, वो उसके गले में ही दब के कहीं रह जाते हैं। और अनिका बस धीरे से इतना कहती है मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। सीरत एकदम शांत हो जाती है और एक स्माइल पास करती है और खुद को अनिका के सामने बिल्कुल सरेंडर कर देती है। अनिका अपने आप को सीरत के लैप में सेट करती है और ढंग से सही पोजीशन में आती है। उसके बाद अनिका अपने होठों से सीरत की आंखों पे फूंक मारती है और अपनी आंखों की पलक सीरत की आंखों की पलकों के पास लेके जाती है। तो सीरत अपनी आंखें बंद करने लगती है, लेकिन अनिका कहती है कि नहीं। वैसे वो मना करती है, धीरे से उसके कान में कहती है ऐसा मत करना। अनिका का सीरत के इतने करीब आना सीरत के दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा होता है, उसकी बेचैनी को बढ़ा रहा होता है, उसके दिल के अरमानों को एक हवा दे रहा होता है। वो कहते हैं ना, एक राख में दबी हुई चिंगारी को हवा देना, जो ज्वाले का रूप ले रही होती है धीरे धीरे। अनिका के जूड़े में बंधा हुआ वो गजरा, उससे आने वाली भीनी भीनी खुशबू सीरत को मदहोश कर रही होती है। उसका वो जिस्म जो सीरत अपने ऊपर महसूस कर रही होती है, उसको अपनी बाहों में लेने का जो एहसास था वो बहुत अलग था। और अनिका धीरे से आहिस्ते से अपनी पलकें सीरत की पलकों पे फिराती है और उसको बोलती है साथ में करना। दोनों अपनी पलकें एक दूसरे की पलकों से टच करते हैं और साथ में फड़फड़ाते हैं। जब दोनों की पलकें एक दूसरे की पलकों से रगड़ खा रही होती है तो ऐसा लगता है जैसे तितली की पंखों की फड़फड़ाहट हो रही हो। वो होती है बटरफ्लाई किस। दोनों के पलकों का साथ में फड़फड़ाना, तितली के पंखों की जैसे फड़फड़ाना। और अनिका पूछती है धीरे से कैसा लगा। सीरत बोलती है इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल। और थोड़ी देर बाद ऐसा करते हुए अनिका धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है। उसके फॉरहेड, उसकी आंखों, उसके चिक्स पे किस करते हुए उसके लबों पे अपने लब रख देती है और उसे किस करने लगती है। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग आराम कीजिए, बाकी की स्टोरी हम कल सुनाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।